अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम साल का आखिरी दिन, तो सबसे पहले मैं अपनी मेहमान मूना शहाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे बुलाया और ऐसे मौके पे कि जो बहुत ही एक्साइटिंग मौका है और बातचीत करने का लुत्फ़ भी आएगा इस हवाले से। तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मूना शहाब जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि अदबी हलके में किसी तारीफ की मोहताज हैं। वैसे तो वर्जीनिया, मेरीलैंड, डीसी इनका अपना शहर है और माशाल्लाह एक बेहतरीन माँ हैं और एक बेहतरीन अदीब शायरा हैं और एक बेहतरीन कम्युनिटी मेंबर हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी में अगर चंद लोगों का नाम लिया जाए तो इनका नाम जो है सर-ए-फ़हरिस्त होगा। तो मूना शहाब साहिबा, आप ये बताएँ, मैं चाह रहा हूँ हमारे जो नए नाज़रीन आपको देख रहे हैं इस मौके पर कि शायरी का शौक जो है आपको कैसे हुआ? आसिम, सबसे पहले तो मैं आपके काइंड वर्ड्स जो आपने इस्तेमाल किए मेरे लिए उसके लिए बहुत ममनून हूँ, मोहब्बत है आपकी। अ, जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो इंसान के साथ ही बिल्डिंग होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि कहने को तो हर कोई कहता है कि बचपन से शौक था, लेकिन हकीकत ये है कि मुझे बचपन से था शौक, क्योंकि मेरे वालिद भी शायर थे। वो फ़ारसी में अशआर कहा करते थे, तो कुछ मेरे ख़्याल में घर का माहौल जो था, वो बहुत ही एनकरेजिंग था। तो मैंने काफ़ी कम उम्री से अपनी टूटी-फूटी शायरी शुरू कर दी थी। तो इस तरह रहा ये सिलसिला। अच्छा, हमने देखा कि आपने काफ़ी मुशायरों पे जाके पार्टिसिपेट किया। यही नहीं कि अमेरिका के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है आपने काफ़ी मुशायरों में पार्टिसिपेट किया और बड़े-बड़े शायरा के साथ जो है आपने अपना कलाम भी सुनाया। किताबें भी लिखी, कितनी लिखी उनके बारे में थोड़ा बताएँ? अ, आसिम, मेरी अब तक 2 किताबें आ चुकी हैं। गो कि इन किताबों में काफ़ी वक़्फ़ा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अपने मुल्क से दूर होते हैं, आपको वो माहौल मैसर नहीं आता कि आप उस पे मुस्तक़िल एक काम कर सकें, मुताले के लिए इतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्च्युनिटी भी नहीं होती। लेकिन मैंने अपना टाइम थोड़ा लिया, लेकिन अल्लाह का करम रहा कि मेरी 2 किताबें जो है वो मैं लाने में कामयाब रही और मेरी आखिरी किताब जो थी वो 2012 में आई थी और पहली किताब 2003 में आई थी। लेकिन अब फिर कुछ तैयारी है, इंशाल्लाह जल्द ही आने वाले साल में शायद आपको तीसरी किताब भी नज़र आ जाए। तो वेरी गुड। तो ये बताएँ कि अपनी किताब के बारे में बताएँ कि जो आपने क्या मौज़ू था उसका और किस बात पे आपने ज़्यादा फ़ोकस रखा? किस किस तरह की शायरी थी? ऐसा होता है आसिम कि जो लिखने वाले होते हैं या किसी भी फ़ील्ड में क्रिएशन करने वाले लोग होते हैं, उनका माहौल के हवाले से या हालात के हवाले से मिज़ाज में थोड़ी बहुत तब्दीली आती रहती है। जैसे आप जब यंग होते हैं तो नेचुरली थोड़ा-सा रोमांस की तरफ आपकी शायरी का रुझान होता है, नए-नए दुनिया देख रहे होते हैं आप। फिर उसके बाद जब आप मैच्योर होने लगते हैं तो आपको आस-पास के जो हालात हैं, यानी सोशल प्रॉब्लम्स या समाजी जो हालात होते हैं वो आपको मुतासिर करते हैं और आप उनके लिए सोचने लगते हैं। तो मेरी शायरी के मदारिज भी कुछ ऐसे ही तय होते रहे कि शुरू में तो थोड़ी नज़में, मिली नग़में, उसके बाद कुछ रोमांटिक ग़ज़लें। लेकिन फाइनली जो है अब मेरी शायरी जहाँ जाके ठहरी है, उसमें माशी मसाइल बहुत हैं। समाजी प्रॉब्लम्स, यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल लोगों को पेश आते हैं, वो मेरी शायरी में ज़्यादा उसका अहाता किया गया है। वेरी गुड। अच्छा, जी। तो ये बताएँ कि ऐसे कौन से काम थे जो 2021 में नहीं हो सके? 21 में मैं ये समझती हूँ जब मैं पलट के देखती हूँ कि बहुत सारे काम रह गए हैं। एक तो उसकी वजह जो भी सारी दुनिया को पता है कि हर चीज़ ही स्लो डाउन हो रही थी, हालात की वजह से।
एक तो 21 में ऐसा भी हुआ कि टाइम तो बहुत था, लेकिन इंसान का जो वो मुतासिर होता है, डेली रूटीन मुतासिर होता है हालात की वजह से, तो शायद हर कोई जो है वो स्लो डाउन हो रहा था अपने काम में। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं जो फ़ोकस करना चाहती थी अपनी किताब लाने के लिए, वो थोड़ी लेट हुई, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हालात की नज़र हो गईं, जो करनी चाहिए थी। एक टीवी प्रोग्राम है, उसमें हम मोस्टली ज़ाहिर है अदब के ऊपर ही ज़्यादातर फ़ोकस रहता है हमारा, और इसी दौरान हमने एक अदबी पेज, अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी के नाम से एक अदबी पेज शुरू किया था, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम खुद ही चीज़ें क्रिएट करें। तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। तो नए साल से उम्मीद है कि आने वाले साल में कुछ प्रोग्रेस होगी उसमें। बिल्कुल, मैं भी ये क्वेश्चन करना चाह रहा था, अभी आपने अदबी मरकज़ का ज़िक्र कर दिया कि वाशिंगटन जो कि 50 स्टेट की दिलों की धड़कन है, यहाँ जी, पर पूरी दुनिया में वाशिंगटन डीसी को बड़ा पहचाना जाता है और वो समझते हैं कि अमेरिका जो है वो सब वाशिंगटन डीसी में ही होता है। जी, वर्जीनिया, मैरीलैंड और वाशिंगटन ट्राई स्टेट कहलाते हैं। यहाँ पर अदबी मरकज़ हमने देखे कि शायरी का पहले बड़े काफ़ी प्रोग्राम भी होते थे, पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से वो जी, शायद नहीं हो पाए। हमने अलीगढ़ के मुशायरा देखा कि बहुत बड़े-बड़े मुशायरे यहाँ पर हुए जी, हैं और मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी बड़ा शायर जो है वो यहाँ नहीं आया अभी तक। वो सारे जी। लोग यहाँ आ चुके हैं। आप क्या कहेंगी कि आज का जो अदबी मरकज़ है या अदब है, वो पीछे की तरफ जा रहा है या आगे की तरफ देखती हैं आप? अ, मैं ये समझती हूँ आसिम कि फ़ी ज़माना जो जो भी चल रहा है, उसमें पीछे तो नहीं जा रहा, लेकिन कुछ ठहर-सा गया है। क्योंकि एक जो ख़ास तौर पे पिछले 2 साल से गो के हम ये अपना जो इंटरनेट है, उसपे सारा कुछ हो रहा है, मुशायरे भी हो रहे हैं, मुज़ाकरे भी हो रहे हैं, हर चीज़। लेकिन वो जो एक तसलसल है या एक माहौल होता है, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब ज़रूर हुआ है। तो इस लिहाज से मैं कहूँगी थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। हालाँकि जो अहले ज़ौक़ हैं, अहले अदब हैं, उनकी तो यही कोशिश रही है कि किसी तरह से ये सिलसिला जारी रहे। बिल्कुल, शायरी भी होते हैं, सब कुछ, लेकिन वो माहौल नहीं बन पा रहा। और जैसा कि आपने अभी कहा कि एक ज़माना था, यहाँ बहुत सारे शुरा आया करते थे, अदीब और दूसरे लोग आते थे, दूसरे मकतब फ़िक्र से लोग यहाँ आते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, तो बेशक उसमें फ़र्क पड़ा है। उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लिखने वाले जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, या एक जो माहौल होता है मुशायरे का जिसमें बहुत सारे बड़े शौक से नाज़रीन, सामईन आते हैं, वो उनकी तादाद थोड़ी घट गई है। तो वो बात जो है वो वहाँ पे एक तरह से समझिए कि एक मंज़र ठहरा हुआ है, लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए इस चीज़ से, और हमें पूरी उम्मीद रखनी चाहिए कि जब तक एक जज़्बा ज़िंदा है इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का, कल्चर को आगे बढ़ाने का, अपनी तहज़ीब को आगे बढ़ाने का, जब तक जज़्बा ज़िंदा है ये चीज़ें इंशाअल्लाह रवाँ-दवाँ रहेंगी। हो सकता है वक़्ती तौर पे रुक जाएँ, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए अच्छी। बिल्कुल। अच्छा अभी आपने हाल ही में एक मुशायरा कराया और पंजाबी और उर्दू का मिलाप हुँ, ज़बानें तो सारी ही मीठी होती हैं, सारी ही ज़बानें अच्छी-अच्छी होती हैं। लेकिन इस हमने देखा कि इस साउथ एशियन कंट्री में उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जो कि एक-दूसरे को कनेक्ट करती हैं। आप बिल्कुल। किसी भी ज़बान कोई भी ज़बान बोलते हों, लेकिन जब आप उर्दू में बात करते हैं, तो वो एक कनेक्शन की ज़बान बनती है। हमने देखा कि बॉलीवुड में बोलने में तो हिंदी और उर्दू सेम लगती है, लेकिन बड़े-बड़े शायर जो हैं इंडिया के, वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि हिंदी ज़बान पे उर्दू का ग़ल्बा आता जा रहा है। और उर्दू की शायरी जो है इल्लामा इकबाल भी उर्दू में शायरी करने पर मजबूर हो गए शायद कि उनको लगा ऐसा कि उर्दू में भी शायरी करनी चाहिए। जबकि फ़ारसी की शायरी बहुत और बाद में उनकी ट्रांसलेशन भी हुई, लेकिन वो बात मज़ा नहीं आया। आप क्या कहेंगी कि उर्दू ज़बान वक़्त के साथ जो है
तेज़ी से जो है वो एक कनेक्शन की ज़बान बनती जा रही है, और मुख्तलिफ़ साउथ एशियन कंट्रीज़ के अलावा भी जो है उर्दू ज़बान हमने देखा कि बोली जाती है। क्या कहेंगी उर्दू ज़बान के हवाले से? बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करूँगी कि उर्दू ज़बान एक इतनी फैली हुई वसी ज़बान है और इसके अंदर एक बड़ी खूबी है कि ये हर दूसरी ज़बानों को अपने अंदर बड़ी आसानी से जज़्ब कर लेती है। क्योंकि ज़ाहिर है आपको हिस्ट्री भी पता होगी इसकी कि इसको लश्करी ज़बान कहा जाता है। क्योंकि लश्कर की सूरत में जब ट्रैवल किया जाता था पिछले ज़मानों में या जो इन्वेडर्स थे वो मुल्क जाया करते थे इन्वेड करने के लिए, तो रास्ते में जो भी ज़बान, जो भी इलाका होता था, जो भी ज़बान उनको सुनने को मिलती थी, उसके कुछ ऑटोमैटिकली उसकी कुछ चीज़ें, अल्फ़ाज़ और वो उसकी तहज्जी जो थी, वो उसके अंदर जज़्ब हो जाती थी और इस तरह होते-होते जो हमारी उर्दू ज़बान है, इसने बहुत सारी ज़बानों को पिक किया और इस तरह से ये एक बिल्कुल एक नई ज़बान बन गई, जिसमें अरबी, फ़ारसी बहुत शामिल थी और अभी बल्कि पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था अपने हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े स्कॉलर्स मौजूद थे इस प्रोग्राम में और यही जो है हिस्ट्री दोहराई जा रही थी कि किस तरह उर्दू का सफ़र हुआ और उर्दू ने किस तरह से मुख्तलिफ ज़बानों को अपने अंदर जज़्ब किया। यही वजह है कि ये लश्करी ज़बान कहलाती है और दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बान है ये। वाह! अंग्रेज़ी के बाद मैं कहूँगी कि अंग्रेज़ी जो है वो ज़ाहिर है उसका बहुत गलबा है सारी दुनिया में, इंटरनेशनल ज़बान है, लेकिन उसके बाद मैं ये समझती हूँ उर्दू जो है, उसमें वो सलाहियत मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ़ मेरा ख़्याल है इस वजह से भी है कि इंडिया की आबादी जो है 1.3 बिलियन है, और हुँ, बॉलीवुड ने उर्दू को फैलाने में बहुत किरदार अदा किया है। बिल्कुल, बेशक। और उसकी फ़िल्में आप इस वक़्त देखें कि जितनी तामिल फ़िल्में और दूसरी जो इंडिया की ज़बानों की, वो सब अब उर्दू में भी वो डबिंग होकर हमें मिलती है, दिखती है, दिखाई जाती हैं, और हमने देखा कि नेपाल के अंदर भी उर्दू बोली जाती है। बांग्लादेश में भी उर्दू बोली जाती है और समझी भी जाती है। उस तरह नहीं जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इवन अब हमने देखा कि अरब एमिरेट्स के अंदर भी उर्दू जो है, वो एयरपोर्ट के एम्प्लॉइज़ जो हैं वो बोलते हैं, जो कि अरबी हाँ, होते हैं। तो ये भी एक समझ लें कि उर्दू की एक कनेक्शन की जो पूरी दुनिया में एक ज़बान है, वो बढ़ती चली जा रही है। उसमें हो सकता है कि उस तरीके से कामयाब ना हो, लेकिन इसके बोलने वाले और इसके समझने वाले मुसलसल इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। अब जी, चलते हैं थोड़ा-सा आपकी शायरी की तरफ। मैं जी, चाहूँगा कि न्यू ईयर है, नए साल की आमद है, जी, और बहुत सारे मुल्कों में आमद हो चुकी है इसकी। पाकिस्तान में ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने मनाई है, अभी तक तो कोई ऐसी अल्लाह का शुक्र है, कोई खबर नहीं आई है। लेकिन आज कुछ शायराना अल्फ़ाज़ कुछ आप मैं चाहूँगा नए साल के लिए अगर कुछ कहना चाहें प्लीज़? बिल्कुल देखिए जो शायर होते हैं, मैं ये समझती हूँ कि नया साल या कोई भी ग्रीटिंग के वो होते हैं, हमेशा एक दुआ की सूरत में होते हैं। क्योंकि जो आपकी ख़्वाहिश होती है, आने वाले वक़्त के लिए वो हमेशा अच्छी होती है, उम्मीद भरी ख़्वाहिश होती है। तो हर शायर जो है वो ऐसे मौके पे दुआइया कलाम लिखते हैं। तो मैंने भी एक इसमें एक नज़्म शामिल है मेरी दूसरी किताब में, तो उसके कुछ अशार आपकी इजाज़त हो तो मैं पेश कर देती हूँ। अ, इसका उन्वान है सुबह नौ। यानी कि एक उम्मीद भरी सुबह, नई सुबह जो हम दुआ कर रहे हैं कि वो हमारे नए साल के साथ आए। जफ़ाएँ भूल के रस्में वफ़ा को आम करें, जफ़ाएँ भूल के रस्में वफ़ा को आम करें, चलो कि मिल के नए साल को सलाम करें। जफ़ाएँ भूल के रस्में वफ़ा को आम करें, चलो कि मिल के नए साल को सलाम करें। फ़ज़ा में इतनी बुलंदी पे हो उड़ान अपनी, फ़ज़ा में इतनी बुलंदी पे हो उड़ान अपनी, फ़लक को छू लें, सितारों से हम कलाम करें। वाह! फ़ज़ा में इतनी बुलंदी पे हो उड़ान अपनी, फ़लक को छू लें, सितारों से हम कलाम करें। सजा के मिस्र बहाराँ
रविश रविश पे गुलाब, सजा के मिसले बहारा, रविश रविश पे गुलाब, उरूस नाज के चेहरे को लाल फाम करें, सजा के मिसले बहारा, रविश रविश पे गुलाब, उरूस नाज के चेहरे को लाल फाम करें, शुआए इल्म से रोशन रहे वतन अपना, शुआए इल्म से रोशन रहे वतन अपना, उभर की सूरत खुर्शीद उसका नाम करें, शुआए इल्म से रोशन रहे वतन अपना, उभर की सूरत खुर्शीद उसका नाम करें, हर एक सांस से पैगाम जिंदगी का मिले, हर एक सांस से पैगाम जिंदगी का मिले, कि सुबह नौ का अकीदत से एहतमाम करें, जफाएं भूल के रस्म वफा को आम करें, चलो कि मिल के नए साल को सलाम करें। वाह जी, तो वाह ये जबरदस्त, बहुत दुआया कुछ कलाम था। अल्लाह जबरदस्त। ताला हमेशा शादाबाद रखे हमारे मुल्क को, और जाहिर है हम लोग जो दूर बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर हमारे दिल से जब भी दुआ निकलती है वो अपने मुल्क के लिए जो है खुद ब खुद एक अच्छी ख्वाहिश बिल्कुल, रहता बिल्कुल। है। एक्चुअली हम अमेरिका में बैठ के जब न्यू ईयर देखते हैं और फिर मुख्तलिफ मुल्कों का न्यू जी, ईयर के टाइमिंग अलग होते हैं। अभी जब मैं बैठा था तो पाकिस्तान के अंदर का टाइम हो गया, तो जी। जिस ग्रुप में हम बात कर रहे थे तो एकदम सबने हैप्पी न्यू ईयर कहना शुरू किया। तो चलो, खुशी के कुछ अल्फाज़ कुछ देर के लिए ही अच्छे लगते हैं। अल्लाह ताला हाँ, हमारे मुल्क को वो कामयाबियाँ दिखाएँ जो कि पाकिस्तानी सोचते हैं और पाकिस्तानी चाहते हाँ, हैं। जो हम सबकी ख्वाहिश है। बिल्कुल। तो और अच्छा, अब चलते हैं हम फ़नून लतीफ़ा और उसके बाद हमारा वाशिंगटन एरिया। जी, आपको क्या लगता है कि मैं पिछले इतने सालों से हूँ, आप खुद माशाल्लाह मतलब मुझसे भी पहले की यहाँ पर मौजूद हैं। हम एज़ ए पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर यकजा नहीं हुए। हम एज़ ए पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने आप को एक अम्ब्रेला के अंदर इकट्ठा नहीं कर पाए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। एक-दूसरे के साथ हम उस तरीके से नहीं आए जिस तरह दूसरी कम्युनिटीज़ हम देखते हैं कि वो होती हैं। आप क्या कहेंगी कि इस नए साल के मौके पर कि हम ऐसा क्या करें कि हम एक कम्युनिटी नज़र आने लगें? पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तानी हैं और मुख्तलिफ़ जमातों के साथ हमारा अलाक़ होता है, लेकिन जब हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ़ हम पाकिस्तानी कहलाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल, होता नहीं है, बिल्कुल। जिसकी वजह से कम्युनिटी डिवाइड नज़र आती है। जी। आपकी क्या विशेज़ हैं कि आने वाले दिनों में आप क्या देखना चाहती हैं कि हमारी ये इतनी अच्छे पाकिस्तानी अंडर एक अम्ब्रेला होके काम करें और सिर्फ़ पाकिस्तानी बन के रहें? बिल्कुल, आपका बहुत अहम सवाल है ये आसिम, 2 लिहाज़ से। एक तो ये कि मुत्तहिद होके कैसे रहा जाए, दूसरे ये कि आपकी अपनी नियत क्या है, इस लिहाज़ से भी। देखिए, ये हमारा जो है हमारा अपना जज़्बा होना चाहिए कि हम इतनी स्पेस रखें हर एक के लिए, अपने दिल में इतनी गुंजाइश रखें और अपने तक महदूद ना रहें। अगर जब भी जहाँ भी कोई अपने तक महदूद रहेगा वो तो किसी का भी भला नहीं होगा। तो उसमें एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी अच्छा मकसद हो उसको हम सब साथ लेकर चलें। जैसे कि यूनिटी आपने कहा, यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ़ ये कि हमारी अपनी ताकत बनती है और हम एक गैर मुल्क में रहकर भी जहाँ हमें रहना है, जहाँ का हम सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे, वहाँ भी अगर हम एक साथ होकर रहेंगे तो सबका फ़ायदा है उसमें। एक-दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं, एक सूरत में मुत्तहिद नज़र आने की सूरत में कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो अनफॉर्च्यूनेटली ये कमी है, देखी गई है कि हमारे लोग बिखरे रहते हैं किसी सूरत में। मुझे कुछ रीज़न बाज़ औक़ात समझ में नहीं आती। अब देखिए जैसा कि आपने मिसाल दी थी, हमने एक मुशायरा किया था उर्दू और पंजाबी में। उसका मकसद ही ये था कि हम यूनाइट होके कोई चीज़ कर सकें। देखिए मुशायरा जो है वो किसी की मीरास नहीं है। मुशायरा हमारी हमारी तहज़ीबी रिवायत है और बिल्कुल, उसमें सब शामिल है, सारी ज़ुबानें शामिल हैं। बिल्कुल।
کس نے کہا کہ مشاعرہ صرف اردو میں ہونا چاہیے؟ پنجاب میں اتنا خوبصورت لکھا گیا ہے، اتنے بالکل. بڑے بڑے ادیب، شاعر، دانشور ہیں پاکستان میں، پنجاب اچھا، میں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اردو زبان کے جو سب سے بڑے شاعر ہیں ان کا تعلق پنجاب سے ہے؟ آپ ہاں یہ بھی بالکل، دیکھیں. بے شک آپ دیکھیے علامہ اقبال ہیں، فیض احمد فیض ہیں، اور بے شک پنجاب میں بہت زیادہ کام ہوا ہے شاعری کے اوپر اور ادب کے اوپر. ادب کے اوپر تو بالکل. کیوں نہیں ہم ایسا کر سکتے؟ اسی لیے ہم نے یہ بنیاد ڈالنے کی یہاں کوشش کی، اور وہ آپ نے دیکھا کہ بہت کامیاب رہا. ایک تو دیکھیے گڈ ول پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، انسان کا اچھی فیلنگز ہوتی ہے. موقع پر جو ہے میں چاہوں گا کچھ تھوڑا سا اپنی کوئی شاعری اچھی جو ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنائیں. نہیں، میں اب جو بھی اس سے ہٹ کے تھوڑا سا میں سنا دیتی ہوں آپ کو جی ایک بالکل. غزل. وہ دور شام کا سورج جو ڈھلنے والا ہے، وہ دور شام کا سورج جو ڈھلنے والا ہے، بتا رہا ہے نیا دن نکلنے والا ہے. وہ دور شام کا سورج جو ڈھلنے والا ہے، بتا رہا ہے نیا دن نکلنے والا ہے. اور ہوائیں اس کو بجھائیں گی کس طرح سوچو، ہوائیں اس کو بجھائیں گی کس طرح سوچو، کہ یہ چراغ تو سینے میں جلنے والا ہے. ہوائیں اس کو بجھائیں گی کس طرح سوچو، کہ یہ چراغ تو سینے میں جلنے والا ہے. وہ مجھ سے پیار سے بولے تو ڈرنے لگتی ہوں، وہ مجھ سے پیار سے بولے تو ڈرنے لگتی ہوں، کہ کیا وہ اور کوئی چال چلنے والا ہے. اور چلو کہ چل کے ذرا دیر ہم بھی سو جائیں، چلو کہ چل کے ذرا دیر ہم بھی سو جائیں. سحر بھی ہو گئی دل بھی سنبھلنے والا ہے، سحر بھی ہو گئی دل بھی سنبھلنے والا ہے. اور شجر سے پتے گرے ہیں تو یہ گماں ہے مجھے، شجر سے پتے گرے ہیں تو یہ گماں ہے مجھے، تیرے مزاج کا موسم بدلنے والا ہے. شجر سے پتے گرے ہیں تو یہ گماں ہے مجھے، تیرے مزاج کا موسم بدلنے والا ہے. وہ دور شام کا سورج جو ڈھلنے والا ہے، بتا رہا ہے نیا دن نکلنے والا ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ناظرین ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مونا شہاب اکثر ہمیں میلاد کی محفلوں میں بھی نظر آتی ہیں. تو مونا شہاب صاحبہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ ڈی ایم وی ایریاز میں اکثر ہمیں میلاد کی بڑی بڑی محفلوں میں نظر آتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ کب سے آپ پاکستان سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں یا یہاں سے شروع کیا آپ نے؟ جی بالکل، بے شک. دیکھیے میری جو بہن تھیں، بڑی بہن میری، وہ نعت خواں تھیں پاکستان میں، اور بچپن سے ہی ہم نے دیکھا کہ ہماری والدہ بھی سیرت پڑھا کرتی تھیں. وہ بہت عمدہ سیرت سے متعلق جو ہے وہ لیکچر دیا کرتی تھیں، اور ہم تو چھوٹے تھے جب، لیکن ان کے ساتھ جایا کرتے تھے. تو جو ایک چیز ہے نا آپ کے اندر رچ بس جاتی ہے. میری بہن کی آواز بہت اچھی تھی، تو ماشاءاللہ انہوں نے باقاعدہ نعت خوانی کو اپنایا. ریڈیو پاکستان میں ان کی نعتیں نشر ہوتی تھی جب کالج کے زمانے میں. اس کے علاوہ بھی جب وہ شادی کے بعد ابوظہبی چلی گئیں تو ابوظہبی ریڈیو سے خاص طور پہ ان کی نعتیں نشر ہوتی تھی رمضان کے مہینے میں. تو اس طرح سے وہ ایک ماحول جو تھا نا، اس ماحول میں جب انسان آنکھ کھولتا ہے تو وہ اس کی روح میں کہیں رچ بس جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے میلاد تو ذکر رسول ہے اور ذکر اللہ ہے، تو وہ تو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اس کی جو ایک اپنی روحانیت ہے. تو میرے خیال میں وہی ایک جذبہ تھا جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اس چیز سے راغب رہی. اور جب خاص طور پہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم بالکل روحانی طور پہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. اچھا، ویری گڈ. ناظرین پروگرام کا ٹائم ایسے گزرا ہے پتہ ہی نہیں چلا. تو میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہے
وہ ہمیں مونا شہاب صاحبہ کچھ اور شاعری سنائیں اور اسی شاعری کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن دیکھتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس چینل کے امبریلا کے اندر ہم کمیونٹی کو یکجا کریں، پاکستانی کمیونٹی کو اپنے اندر جو بھی ٹیلنٹ ہے ان کے اندر وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس چینل کو آگے بڑھائیں. تو مونا شہاب صاحبہ، آپ ہمیں آخر میں کیا سنا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کوئی آخری بات آپ ہمارے ناظرین سے کرنا چاہیں تو وہ کر لیں، پھر اس کے بعد پروگرام کے آخر میں اپنی شاعری سنائیں. جی میں ظاہر ہے یہ آپ نے نئے سال کے حوالے سے ایک سیگمنٹ جو کیا ہے اسی حوالے سے میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ میری خواہش ہے، دلی خواہش، کہ آنے والے سال میں ہم لوگ کچھ ایسا اپنا ارادہ رکھیں اور ایسا عمل رکھیں اپنا کہ جس سے سب کو ہم خوشی بانٹ سکیں. سب سے بڑا تو یہ کہ مل جل کے پیار محبت سے رہنا ایک بہت بڑا مطلب نیک کام ہے. کمیونٹی میں ایک دوسرے سے قریب آنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، وہ ایک بہت بڑا کام ہے. جبکہ ہم باہر ہیں، یہاں پہ سمجھے غریب الوطنی کی زندگی ہے ہماری، گو کہ ہم نے یہاں اپنا ماحول بنایا ہوا ہے. لیکن جتنا بھی ہو سکے ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اور مل کے چلیں، جو بھی ہے مل کے کریں، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بچے بھی اس چیز سے سبق حاصل کر سکیں اور ان کو یہاں ایک اچھی زندگی میسر آ سکے. تھینک یو سو مچ. جی آخر میں کیونکہ آپ نے میلاد کا ذکر کیا تھا تو ایک حمد کے اشعار میرے یہاں نظر کے سامنے آ گئے، وہ میں سنا دیتی ہوں. دل کو ایک تیری جستجو ہے بس، دل کو ایک تیری جستجو ہے بس، تو ہی موضوع گفتگو ہے بس. دل کو ایک تیری جستجو ہے بس، تو ہی موضوع گفتگو ہے بس. ہے رواں خون بن کے رگ رگ میں، ہے رواں خون بن کے رگ رگ میں، تجھ سے یارب میری نمو ہے بس. ہے رواں خون بن کے رگ رگ میں، تجھ سے یارب میری نمو ہے بس. حوصلہ دے کہ سارے غم سہ لوں، حوصلہ دے کہ سارے غم سہ لوں، رکھنے والا تو آبرو ہے بس. حوصلہ دے کہ سارے غم سہ لوں، رکھنے والا تو آبرو ہے بس. میں فقط مشت خاک ہوں اللہ، میں فقط مشت خاک ہوں اللہ، نور ہی نور ایک تو ہے بس. دل کو ایک تیری جستجو ہے بس، تو ہی موضوع گفتگو ہے بس. واہ کیا بات ہے. تو ناظرین انہی اشعار کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا وہ ختم ہوا، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں مونا شہاب صاحبہ کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اس 2021 کے آخری پروگرام کی زینت بنی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ عاصم، اور آپ کے لیے بھی دعائیں آنے والے سال میں، اور آپ کے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کہ آپ اسی طرح آگے کامیابی کے ساتھ بڑھتے رہیں. تھینک یو جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. ناظرین انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.